हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी ऑन पर्सनल गारंटी गिवन बाय द डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी हु हैज़ टेकन द लोन। एंड सेकंड टॉपिक जीएसटी ऑन कॉरपोरेट गारंटी, जहाँ पे दो रिलेटेड कंपनी होती है, उसमें से एक कंपनी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रही है और उसी की दूसरी सिस्टर कंसर्न कंपनी या पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी वो कंपनी के बिहाफ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक को गारंटी दे रही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक। फर्स्ट, जीएसटी ऑन पर्सनल गारंटी गिवन बाय द डायरेक्टर एंड सेकंड जीएसटी ऑन कॉरपोरेट गारंटी। तो अब हम टर्न बाय टर्न फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पे डायरेक्टर, एक कंपनी जो लोन ले रही है उसके डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गारंटी दे रही है। बहुत बार बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कंडीशन होती है कि कंपनी के डायरेक्टर को भी पर्सनल गारंटी देनी पड़ेगी। उसमें ऐसा मेंशन किया जाता है कि इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट फ्रॉम द कंपनी, अगर कंपनी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाती या उसमें डिफ़ॉल्ट होता है तो डायरेक्टर पर्सनल विल बी रिक्वायर्ड टू कंपेंसेट द बैंक टुवर्ड्स देयर डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर जीएसटी मतलब यहाँ पे एक है सर्विस प्रोवाइडर गारंटर जो डायरेक्टर है एंड कंपनी जो सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो डायरेक्टर ने कंपनी के बिहाफ पे बैंक को गारंटी दी, तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर डायरेक्टर है एंड सर्विस रेसिपिएंट कंपनी है। तो यहाँ पे क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? जब से 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ तब से बहुत डिबेटेबल टॉपिक रहा था, क्योंकि बैंक की कंडीशन ये रहती है, आज भी मोर देन 80 या 90% जो कंपनी को फंडिंग दिया जाता है वहाँ पे डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी ली जाती है एंड वो आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से मैंडेटरी भी है। तो यहाँ पे बहुत डिबेट चल रही थी, अलग अलग जीएसटी ऑफिशियल्स अलग अलग इंटरप्रिटेशन ले रहे थे। उसी के कनेक्शन में 27 अक्टूबर 2023 में एक सर्कुलर आया जहाँ पे बहुत क्लियरली ये सिचुएशन को कवर की है। अब यहाँ पे हम पर्सनल गारंटी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई एम द डायरेक्टर इन दी कंपनी। तो फर्स्ट सिचुएशन कि मैंने वहाँ पे कंसिडरेशन नहीं लिया है, तो उस केस में जीएसटी की क्या एप्लीकेबल होगी? तो जो सर्कुलर आया वो सर्कुलर ने ऐसा बताया कि जीएसटी के सर्कुलर ने ऐसा बताया कि आरबीआई का एक 121 नंबर का सर्कुलर है जो 9 नवंबर 2021 को इश्यू किया था, और वहाँ पे आरबीआई ने बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एंड कंपनी को डायरेक्शन दी है कि डायरेक्टर के पास से कंपनी को अलग से कुछ कंसिडरेशन डायरेक्टर को नहीं जाना चाहिए। मीनिंग देयर बाय डायरेक्टर कंपनी से कोई भी कमीशन या कंसल्टेंसी नहीं ले सकती जिसके कनेक्शन में उन्होंने बैंक गारंटी दी है, पर्सनल गारंटी दी है। तो आरबीआई के मैंडेट के हिसाब से डायरेक्टर अगर चाहे तो भी कंपनी से अलग से चार्ज नहीं कर सकता, ये आरबीआई का सर्कुलर कह रहा है। साथों साथ आरबीआई ने बैंक को भी ये बताया कि आप एक अंडरटेकिंग भी डायरेक्टर से लीजिए कि क्या डायरेक्टर ने अलग से कोई कमीशन या कंसल्टेंसी या अलग से कोई ब्रोकरेज चार्जेस तो नहीं लिया है बैंक गारंटी दी है उसके कनेक्शन में। क्योंकि आरबीआई का ये मानना है कि ये जो मैकेनिज्म है वो श्योरिटी का है, उसके हिसाब से कंपनी से कोई भी फंडिंग डायरेक्टर के पास अननेसेसरी या अनरीजनेबली नहीं जाना चाहिए। तो वो मेन मोटिव था। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत बार ये रिलेटेड एंटिटीज़ है, डायरेक्टर्स एंड कंपनी आर द रिलेटेड एंटिटीज़, एंड उसके अंदर रूल 28 हिट होता है जहाँ पे ऐसा बताया है कि दो रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उसको ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से कंसीडर करना है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने बहुत जगह पे शोकॉज इश्यू करना स्टार्ट कर दिया था, डिमांड रेज करना स्टार्ट कर दिया था। तो सर्कुलर ने बहुत अच्छे से उसका जवाब दिया। फर्स्ट, आरबीआई के हिसाब से भी लेना नहीं है। सेकेंडली, मार्केट वैल्यू लेना नहीं है तो इसकी मार्केट वैल्यू ज़ीरो हो गई, ओपन मार्केट वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो अगर डायरेक्टर ने कोई भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया है कंपनी से तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ओपन मार्केट वैल्यू इज़ टू बी कंसिडर्ड एज ज़ीरो एंड देयर विल बी नो लायबिलिटी टू पे जीएसटी आइदर बाय द कंपनी और बाय द डायरेक्टर। टैक्स ही नहीं लगेगा ये सिचुएशन के अंदर। अब दूसरी सिचुएशन में हम जाते हैं कि जहाँ पे डायरेक्टर ने कंसिडरेशन कंपनी से चार्ज किया है
अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या डायरेक्टर कंपनी से चार्ज कर सकती है, वो आरबीआई के सर्कुलर का वायोलेशन नहीं होगा। तो उसके अंदर भी आरबीआई ने और सीबीआईसी के सर्कुलर ने बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन दिया है, जहाँ पे उन्होंने ऐसा बताया है कि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के प्रमोटर्स चेंज हो जाते हैं लेकिन डायरेक्टर्स वही रहते हैं, शेयर होल्डर्स चेंज हो जाते हैं, मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, लेकिन नया जो मैनेजमेंट है उनकी उतनी वर्थ नहीं है कि वो लोग गारंटी दे सके या उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो पुराने डायरेक्टर जब मैनेजमेंट चेंज हो जाता है उसके बाद भी पुराने जो डायरेक्टर है वो उनकी गारंटी कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन अब वो कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो उनकी कंपनी भी नहीं है। तो उस केस में डायरेक्टर अलग से फीस चार्ज कर सकता है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन में डायरेक्टर ने कंपनी से अलग से ही कंसिडरेशन चार्ज किया है तो यस यहाँ पे जीएसटी लगेगा। 27 अक्टूबर 2023 को सर्कुलर आया, सर्कुलर इज क्लैरिफिकेटरी इन नेचर। तो 1 जुलाई 2017 से लेके आज तक जो भी कंसिडरेशन चार्ज किया है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। एंड यहाँ पे ये डायरेक्टर की सर्विस, मतलब सर्विस प्रोवाइडर इज डायरेक्टर एंड सर्विस रेसिपिएंट इज कंपनी। तो यहाँ पे जो हमारा जीएसटी में रिवर्स चार्ज का नोटिफिकेशन है 13/2017, वहाँ पे सीरियल नंबर 6 में एक एंट्री है सर्विसेज बाय डायरेक्टर टू दी कंपनी। तो ये डायरेक्टर की सर्विसेज में फॉल हो जाएगा और ये जो सर्विस रहेगी उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में जीएसटी कंपनी को पे करना रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको समराइज इस हिसाब से कर रहे हैं कि अगर कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया है तो ओपन मार्केट वैल्यू विल बी ज़ीरो एंड वहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर डायरेक्टर ने कंसिडरेशन चार्ज किया है, कंपनी ने डायरेक्टर को पे किया है गारंटी के हिसाब से, बैंक गारंटी या पर्सनल गारंटी के हिसाब से, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज में कंपनी को एट द रेट ऑफ 18% जीएसटी पे करना है ऑन द एक्चुअल अमाउंट पेड टू द डायरेक्टर। उसके अंदर कोई डिमिंग या ओपन मार्केट वैल्यू नहीं। जो एक्चुअली में अगर 1 लाख पेमेंट किया है तो 1 लाख के ऊपर, और 5 लाख पे किया है तो 5 लाख के ऊपर। पर्सनल गारंटी में बस इतना ही है, बहुत सिंपल है। ये जो सर्कुलर आया ना, उसका मेन रीज़न जो है वो अभी आ रहा है हमारे सामने कि 26 अक्टूबर 2023 में जो रूल 28 है, रिलेटेड पार्टी का वैल्यूएशन जहाँ पे रेफरेंस किया है, उसको डिफाइन किया है, उसके अंदर एक सब रूल 2 ऐड किया गया और वहाँ पे ऐसा बताया कि कॉरपोरेट गारंटी जो रहेगी वहाँ पे 1% ऑफ द लोन अमाउंट वो कंसिडरेशन गिना जाएगा, या फिर एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज़ हायर। मतलब कॉरपोरेट गारंटी अगर एक कंपनी, मतलब अभी हम दूसरे टॉपिक में जा रहे हैं, पर्सनल गारंटी वाला हो गया। सेकंड जो टॉपिक है जहाँ पे 2 कंपनी है और बैंक है, एक कंपनी लोन ले रही है, उसी की दूसरी रिलेटेड कंपनी बैंक को बैंक गारंटी दे रही है कि अगर फर्स्ट कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया तो मैं उसकी पेरेंट कंपनी हूँ या होल्डिंग कंपनी हूँ या सब्सिडरी कंपनी हूँ, मैं उनके बिहाफ पे आपको गारंटी दे रही हूँ। तो इस केस में जो कंपनी गारंटी दे रही है उस केस की वो कंपनी की इनकम हुई, और जिस कंपनी ने लोन लिया है, जीएसटी में उसको प्रिंसिपल डेटर बोलते हैं, जिस कंपनी ने लोन लिया है वो कंपनी को सामने वाली पार्टी को पेमेंट करना रहेगा। अगर वो नहीं भी कर रही है तो भी 1% ऑफ द लोन अमाउंट वो मिनिमम कंसिडरेशन गिना जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की लोन ली है मेन कंपनी ने, तो उसका 1% 1 लाख कंसिडरेशन गिना जाएगा। अगर वो 1 लाख से ज़्यादा है तो वो एक्चुअल गिना जाएगा। तो ये रूल 28 सब रूल 2 जो एप्लीकेबल है वो 26 अक्टूबर 2023 के बाद है। तो यहाँ पे अभी हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये तो हुआ पोस्ट 26 अक्टूबर 2023, उसके पहले की सिनारियो में क्या। तो यहाँ पे फिर से हम 2 पॉइंट में जाएंगे कि 1 जुलाई 2017 से लेके 25 अक्टूबर 2023 तक का पीरियड, उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कमीशन या ब्रोकरेज या बैंक गारंटी फीस पे की है, तो उस केस में क्या। तो अगर बैंक गारंटी का चार्जेस पेमेंट किया गया है तो जो कंपनी है जिसको बिल दिया है वो कंपनी को अगर आईटीसी मिल रही है, वो क्रेडिट उनको मिल रही है, तो जो भी एक्चुअल अमाउंट पे किया है उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा।
उसका ये थोड़ा टेक्निकल है। उसका रीज़न ये है कि जीएसटी का जो रूल 28 है उसके अंदर एक अलग से प्रोवाइजो दिया है कि अगर जो सर्विस रेसिपिएंट है वो फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो जो भी कंसिडरेशन चार्ज किया वो मार्केट वैल्यू गिना जाएगा और वहाँ पे कोई भी वैल्यू डिबेट नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल जिस कंपनी ने गारंटी दी है उसने 1 लाख अमाउंट चार्ज की है और सामने वाली कंपनी को पूरी क्रेडिट मिल रही है तो वो 1 लाख मार्केट वैल्यू गिनी जाएगी। अगर 10,000 है तो वो 10,000 मार्केट वैल्यू गी जाएंगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो 1% से ज़्यादा है या कम है, वो ही ओपन मार्केट वैल्यू गिनी जाएंगी। अब हम जाते हैं कि अगर रेसिपिएंट कंपनी को आईटीसी नहीं मिल रही है या फिर वो ऐसी कोई प्रोडक्ट में डील कर रही है जहाँ पे एग्जम्प्ट गुड्स भी है, रूल 42, 43 कम्स इनटू पिक्चर, मतलब ऐसी कोई उनकी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो उस केस में एक्चुअल कंसिडरेशन नहीं, रूल 28 के हिसाब से मार्केट वैल्यू के हिसाब से वैल्यू डिराइव करनी रहेंगी। तो मैं इसको समअप या समरी ऐसे दे रहा हूँ कि 1 जुलाई 2017 से लेके 25 अक्टूबर 2023 तक के पीरियड में जो एक्चुअल वैल्यू चार्ज की है अगर, तो वो एक्चुअल वैल्यू के ऊपर टैक्स पे करना है अगर सामने वाली पार्टी को फुल क्रेडिट मिल रही है तो। अगर सर्विस रेसिपिएंट को फुल क्रेडिट नहीं मिल रही है तो एक्चुअल वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है, ओपन मार्केट वैल्यू में जाना है। लेकिन ये दोनों सिचुएशन में कंसिडरेशन चार्ज किया था। अब हम दूसरी सिचुएशन में जाते हैं कि कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया था। मान लो कि आज जीएसटी का ऑडिट आया और ऑफिसर्स देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, तो प्रिंसिपल डेटर वाली जो कंपनी है उसने 1 करोड़ की या 10 करोड़ की लोन ली है और जो कंपनी ने गारंटी दी है वो कंपनी ने 1 भी रुपया चार्ज नहीं किया है और हमारा ऑडिट है जुलाई 2017 से लेके मार्च 23 तक का या 25 जुलाई 2023 तक का। तो ये बहुत टेक्निकल है। यहाँ पे अगेन मैं रूल 28 के अंदर जो प्रोवाइजो है उसको रेफ़र करूँगा, जहाँ पे ऐसा बताया गया है कि अगर सामने वाली पार्टी को फुल क्रेडिट मिल रही है तो जो भी वैल्यू इन्वॉइस के ऊपर चार्ज है वो मार्केट वैल्यू गिना जाएगा। अब यहाँ पे हमने इन्वॉइस ही रेज नहीं किया तो वन कैन टेक अ स्टैंड कि उसकी ओपन मार्केट वैल्यू या इन्वॉइस के ऊपर ज़ीरो का इन्वॉइस बनाने का कोई प्रोविज़न नहीं है, तो ज़ीरो वैल्यू इज़ दी ओपन मार्केट वैल्यू। क्योंकि सामने वाली को अगर मैं 1 लाख का बिल देता तो भी क्रेडिट मिलने वाली थी, अगर मैंने इन्वॉइस नहीं दिया तो भी मिलने वाली थी, 10 लाख का इन्वॉइस दिया होता तो भी क्रेडिट मिलने वाली थी। तो यहाँ पे जीएसटी पे करने की किसी को भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर मेरी सर्विस रेसिपिएंट कंपनी को फुल आईटीसी मिल रही है तो मतलब नहीं है, और अगर आईटीसी नहीं मिल रही है सामने वाली को तब जाके ओपन मार्केट वैल्यू यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होगी। तो कुल मिला के हम ये सिचुएशन में जाते हैं कि 1 जुलाई 2017 से लेके 25 अक्टूबर 2023 तक का जो पीरियड है उसमें अगर हमने कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया है और सामने वाली पार्टी को क्रेडिट मिलने ही वाली थी तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी रूल 28 के प्रोवाइजो के हिसाब से। और अगर हमने कुछ अमाउंट चार्ज भी की है और सामने वाली पार्टी को क्रेडिट मिल रही है तो उसके ऊपर भी जीएसटी भरा ही होगा, चार्ज की है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ जब रेसिपिएंट कंपनी को फुल क्रेडिट नहीं मिलती है तभी जाके हमको मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन को डिराइव करने का रहेगा। अब बात आती है 26 अक्टूबर 2023 के बाद के पीरियड की, तो वहाँ पे कंसिडरेशन चार्ज चाहे करो चाहे कंसिडरेशन चार्ज ना करो, उसमें आपको 1% के हिसाब से टैक्स पे करना है। 100 करोड़ की बैंक गारंटी दी है तो उसका वैल्यूएशन 1 करोड़ होगा और उसके ऊपर 18% पे करना है। लेकिन उसमें विच एवर इज़ हायर कहा गया है कि अगर कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहे हैं तो भी मिनिमम 1% गिनना है, अगर कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो तो 1% और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज़ हायर, मतलब किसी को एक की जगह पे 2% भी चार्ज करना है, 1.5% चार्ज करना है तो वो वैल्यू गिनी जाएंगी। अगर वो चार्ज नहीं किया है तो 1% गिनी जाएंगी। अब ये हुआ बुक के प्रोविजंस। प्रैक्टिकली हमारे क्लाइंट्स हमको ये पूछ रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक लोन हमने रीपे की और साथ में नई लोन दी, मतलब मान लो कि किसी ने 50 करोड़ की लोन ली थी, अब 70 करोड़ में जाना है, तो कई बार बैंक ऐसा कर रही है कि 50 करोड़ की लोन का पूरा उसको क्लोजर करके नहीं ही 70 करोड़ की क्लोज देती है। तो उस केस में हमको बाकी के डिफरेंस के ऊपर 20 करोड़ के ऊपर पे करना है
या पूरे 70 के ऊपर पे करना है। तो यहाँ पे जब बैंक के सैंक्शन लेटर हमारे सामने आते हैं तब हम देखते हैं कि नई पूरी 70 करोड़ की गारंटी दी जाती है, डिफरेंशियल नहीं होता है, और प्रोसेसिंग फी भी जो बैंक ले रहा है पूरे 70 करोड़ के ऊपर ले रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ 20 करोड़ के ऊपर का डिफरेंस बैंक गारंटी गिनेंगे कि हमने 50 करोड़ की तो पिछले साल जब ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं था तब भी दे दी थी, तो इन माय व्यू इट इज़ अ लिटल बिट एग्रेसिव कॉल। तो ऑन अ सेफर साइड सामने क्रेडिट मिल रही है तो 70 करोड़ ही इसकी वैल्यू गिननी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकली लाइफ में आते हैं या प्रैक्टिकली बिजनेस में आते हैं वो ये रहता है कि हमने जब लोन ली थी तब हमने गारंटी दे दी थी, अब हमारा सिर्फ रिन्यूअल चलता रहता है। जो सीसी होती है उसके अंदर टर्म लोन में वन टाइम होता है, सीसी ओडी के अंदर एवरी ईयर रिन्यूअल होता है, लेकिन जो बैंक गारंटी का फॉर्म होता है वो तो जब ओरिजिनल लोन ली थी आज से 3 साल पहले तभी हमने दिया था। अभी आज हमसे बैंक कोई अलग से बैंक गारंटी के ऊपर साइन नहीं ले रही है, तो क्या मुझे इसको एवरी ईयर पे करना है? तो इन माय व्यू ओरिजिनल गारंटी तो आपने पहले ही दे दी थी, तो वो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आपका उसी वक्त चला गया जब ये प्रोवाइजो रूल 28 का सब रूल 2 एप्लीकेबल नहीं हुआ था। ये तो एक बैंक की मैकेनिज्म होती है कि जो आपकी क्रेडिटेबिलिटी टर्नओवर के हिसाब से देखती है कि आपको क्रेडिट उतनी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। लोन में नया एनहांसमेंट नहीं है यहाँ पे, तो एवरी ईयर पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एट द टाइम ऑफ साइनिंग थी गारंटी एग्रीमेंट उसी मंथ वन टाइम इसको पे करने की रिक्वायरमेंट है। एवरी ईयर ये गवर्नमेंट का इंटेंशन भी नहीं है, क्योंकि एक बार गारंटी दी फिर वो 10 साल के लिए की लोन हो, 5 साल के लिए की हो या 15 साल के लिए है, वो गारंटी कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन वो सर्विस तो उसी वक्त कंप्लीट हो गई जब मैंने एग्रीमेंट गारंटी का साइन किया था। तो दिस टू आर द मेजर प्रॉब्लम्स वी फेस्ड और क्वेरीज वी फेस्ड फ्रॉम आवर क्लाइंट साइड। I hope the matter is little bit critical, but we tried to clear it with the examples. Thank you very much.